हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या है और किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। तो पोस्टुलेट्स में क्या है कि इसमें जो मेन चीज़ है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर तो उनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे कि अगर हम ड्रा करते हैं ना, ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। तो इन ऑर्बिट्स के अंदर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो ये ई वाला समझ लें, ये इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज मूव करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, तो अगर ये मूव कर रहा है एक शेल के अंदर ही, तो तब इसकी जो एनर्जी होगी वो हमेशा फिक्स होगी और उस फिक्स एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ना वो इमिट होगी ना वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये इसका पहला पोस्टुलेट था। दूसरे में ये कि ना तो वो एनर्जी इमिट करेगा ना वो एब्जॉर्ब करेगा एट द सेम ऑर्बिट। वही चीज़ हमने एक्सप्लेन की कि एक तो उसकी फिक्स एनर्जी होगी और वो एनर्जी चेंज नहीं हो सकती बाय इमिटिंग और बाय एब्जॉर्बिंग। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये चीज़ जो उसका थर्ड पोस्टुलेट है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो फिर एनर्जी चेंज होगी, जिसको हम डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। एंड उसके साथ इनका एक फिक्स क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि वो सर्कुलर मूव कर रहे होते हैं। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा कि अगर ये उसका न्यूक्लियस है तो उसके इर्द गिर्द यूँ इस तरह से ऑर्बिट हैं, तो होगा क्या कि एनर्जी जो है वो कैसे चेंज होगी। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है इसमें, ठीक है। तो अब इसने जब मूव किया तो यहाँ पे वेव की फॉर्म में एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी। एंड ये एनर्जी डिपेंड करती है कि शेल के कौन से शेल से अगले किस शेल में जा रहे हैं। मतलब अब शेल जो है N1 से जा रहे हैं, इसको N1 करें, इसको N2 करें और इसको N3 करें। तो वो डिपेंड करता है कि N3 से यानी जो हायर ऑर्बिट्स है उनसे वो लोअर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है या फिर लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। लेकिन एनर्जी के अंदर चेंज मस्ट आएगा। जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जैसे इसको हम कहेंगे E1 और अगले वाले को कहेंगे E2। तो यहाँ से इधर आने तक ये वाली जो एनर्जी लगी है इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी जो है उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, हम कहते हैं E2 माइनस E1 एंड इक्वल डेल्टा E। ठीक है। एंड ये देखें, अब एनर्जी अब 1 और 2 हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये हम ऑर्बिट का नंबर देख रहे हैं कि N1 से N2 तक उसने जंप किया है, तो ज़ाहिर सी बात है 2 वाले की एनर्जी ज़्यादा है, तो इस वजह से 2 से हम E1 जो है वो माइनस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं अगर इसको रेज़ कर दूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें मैंने सिर्फ ई कर दिया है, ठीक है, और इधर नीचे से भी मैंने ये रेज़ कर दी है। तो यहाँ पे अब मैं इस तरह लिखूँगी कि यहाँ पे लिख दें 3 और इधर कर दें 2, यानी कि 3 से 2 में आ रहा है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे एनर्जी जो है 3 की ज़्यादा है और 2 की कम है। इसी तरह यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, ये 3 वाले ऑर्बिट की एनर्जी को शो कर रहा है ये, और ये जो है ये 2 वाले की एनर्जी को शो कर रहा है। यानी कि जो ई के साथ लिखा होता है 1 एंड 2 और 3, ये डिपेंड करेगा बेसिकली उसके शेल के ऊपर कि शेल कौन सा है। और डेल्टा ई जो है वो बताता है कि चेंज इन एनर्जी जो है वो कितनी है। एंड फिक्स एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये होता है कि एक जो इस तरह से अगर ऑर्बिट्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। जब वो यहाँ पे मूव करके जाएगा तो उसने यहाँ एक जगह पे नहीं रुके रहना, बल्कि वो यहाँ पे भी क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है mv/r के। m का मतलब होता है मैस, इलेक्ट्रॉन का मैस हमें पता हो, उसकी वेलोसिटी v फॉर वेलोसिटी हमें पता हो, एंड r फॉर रेडियस कि उसका रेडियस कितना होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ना, उसके सेंटर से इतना जो होता है इसको हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस देखेंगे, फिर उसकी वेलोसिटी देखेंगे कितनी वेलोसिटी से उसने मूव किया है,
मतलब यहाँ से वो मूव करके इधर गया है ना, तो कितनी वेलोसिटी इसके साथ गया, उसकी वी क्या थी। एंड साथ में हमने देखना होगा कि जो ई है उसका मैस कितना है, ये वाला जो ई है इसका मैस कितना है, तब जाके इसने मूव किया, इसके मैथ्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ तक होप वेल कि आपको इसके पोस्टुलेट समझ आ गए होंगे। अभी हम जाएंगे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे, तो वो थोड़े लॉन्ग हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गया है तो देन आप इजीली वो भी कर सकते हो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये जब आपने देखना है तो देखें कि यहाँ पे जो मेन चीज़ है ये इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, इसमें हमने देखना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या था, एम वी आर। अब एम भी है, मैस भी है, वेलोसिटी है, रेडियस है, या उनको उनमें से कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एन एच एन ओवर 2 पाई। अब देखें कि एम फॉर मैस, वी फॉर वेलोसिटी, आर फॉर रेडियस, एन फॉर नंबर ऑफ शेल्स। ये जो एन लगा है ना यहाँ पे वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हाइट है, ठीक है, मतलब कि अब शेल की जो हाइट थी वो इंक्रीज़ हुई है कि डाउन हुई है। वो लोअर ऑर्बिट से अगर ऊपर वाले में गया है तो जाहिर सी बात है उसने काफ़ी सारी हाइट को कवर किया है, तो फिर एच पॉजिटिव में चला जाएगा। लेकिन अगर उसने कम किया है अंदर और कम होगी तो फिर वो माइनस में हो जाएगी। मतलब हमने ओवरऑल ये देखना है कि जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है तो उस वक्त हाइट कितनी थी। जैसे ये अगर देखें ना हम, ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो इस ऑर्बिट में है, इस ऑर्बिट से मूव करके जब वो इस ऑर्बिट ऊपर वाले में गया है तो उस वक्त उसकी हाइट जो है वो चेंज हुई है, ठीक है, क्योंकि नीचे इसकी हाइट कम है और इसकी हाइट ज़्यादा है। लेकिन अगर वो ऊपर से नीचे वाले में गया है तो फिर भी उसकी हाइट चेंज हो गया, मतलब पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई है। तो आपको हाइट वाला फैक्टर समझ आया क्योंकि वो हमने यहाँ पे एन एच लगाया, एच क्यों लगाया है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है पाई। पाई जो होती है वो सर्कल के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, मोस्टली आपके कैलकुलेटर्स में ये ऑलरेडी लगी होती है। इसकी वैल्यू होती है 3.14 या फिर इसकी वैल्यू जो है वो होती है 22/7। तो आप कोई भी इसकी वैल्यू लगा सकते हैं या डायरेक्टली पाई अगर इंसर्ट करते हैं तब भी आपका आंसर जो है वो आ जाता होता है कैलकुलेटर पे। उसके बाद हम बात करेंगे डेरिवेशंस की। तो देखें कि अब डेरिवेशंस क्या हैं। सबसे पहले ये देख लें कि ये जो n था ये डिफ़र कर सकता है, ये 1 2 3 जितने शेल्स होंगे अप टू सो ऑन ये वहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद अभी हम इसकी डेरिवेशंस की बात करेंगे कि हमने रेडियस कैसे निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हमें जो कॉलम्स लॉ है वो लेना होगा। कॉलम्स लॉ में क्या होता है कि 2 चार्जेस होते हैं, ठीक है, Q1 Q2, और नीचे जो है वो रेडियस होता है, ठीक है। जो चार्जेस के हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स या अट्रैक्शन की जो फ़ोर्स होती है ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर अट्रैक्शन की फ़ोर्स बोल रहे हैं। तो ये चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो रेडियस होता है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जो के है ये यहाँ पे एज अ कांस्टेंट जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, इस वजह से यहाँ पे इसको एज अ कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। अभी हमने इसी कॉलम लॉ जो है उसको यूज़ करेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 लिखेंगे, ठीक है। तो फिर आपने आगे अप टू सो ऑन जब करेंगे तो देखें कि यहाँ पे अट्रैक्शन देखनी है हमने कि अट्रैक्शन जो है वहाँ पे तो चार्जेस की अट्रैक्शन थी, यहाँ पे चार्जेस कौन से होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा न्यूक्लियस होगा। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस जो होगा उसके अंदर प्रोटॉन होंगे जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अभी इसी कॉलम लॉ को हम अप्लाई करेंगे किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर, उसके न्यूक्लियस एंड साथ में उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ पे आप फोर्स देखेंगे, फोर्स के साथ Z लगा है यानी कि उसका एटॉमिक नंबर, और उसके चार्ज जो E है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं है ना कि E के साथ पॉजिटिव क्यों लगा है, ये तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हम जस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। एंड उसके बाद नीचे आएगा हमारे पास 4 पाई एंड साथ में E0 और उसके साथ रेडियस का जो है ना वो स्केयर आएगा। तो अभी जो मेन चीज़ है Z आया, और ये जो दोनों E थे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो है वो स्केयर निकल आएगा। तो उसके बाद अभी हम ये देखेंगे कि कैसे ये मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि ये सिंपल चार्जेस हैं। वैसे होता है ना कि जो अगर एक पॉजिटिव में आ गया एक नेगेटिव में आ गया, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं इस तरह से कि पॉजिटिव 1 हो, ठीक है, और नेगेटिव 1 हो, तो उन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया जाता है।
तो लेकिन ये इस तरह से कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये डिफरेंट चार्जेस की बात की जा रही है, और वो चार्जेस जो होंगे वो एज इट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वो अलग बात है कि उनके ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन है, तो ई तो डबल है ना, इस वजह से ई जो है वो साथ में ये इसका ऊपर स्केयर आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी इक्वेशन 3 कैसे रेडी हुई है। अब उसके बाद ये जो ई नॉट है ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये 8.84, ठीक है, ये 8.84 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर जूल पर 1 एंड मीटर पर 1। इसको हम बोलेंगे वैक्यूम परमिटिविटी। क्योंकि वैक्यूम इसको क्यों बोल रहे हैं, देखें कि जब आप किसी भी एटम के चार्जेस के बारे में या एटम के बारे में फाइंड करना चाहते हैं तो आपको वो सिर्फ सिंपल वो एटम ही चाहिए, आपको उसके इर्द गिर्द वैक्यूम क्रिएट करना होगा। अगर उसके इर्द गिर्द वाटर वेपर्स आ जाएंगे या और कोई चीज़ आ जाएगी, कोई गैस आ जाएगी, तो फिर वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्यूम में कोई भी चेंजेस आया थोड़ा सा भी, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन हो सकता है वो ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो चेंज है वो लाया जाता है। उसके बाद देखें कि ये वैक्यूम वाला कांस्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वहाँ पे जो है ना मुकम्मल तौर पे वैक्यूम क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी ये जो इक्वेशन है वो गलत हो जाएगी, एंड जो चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं वो आप इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है अभी हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो वो क्या होती है, mv²/r, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस वजह से हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब उन्होंने टर्न लेना है, पूरा गोल घूमेंगे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये पूरी फोर्स जो थी इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, mv², मतलब उनकी जो वेलोसिटी है उसको स्क्वायर में लिया जाता है और नीचे जो है वो रेडियस लिया जाता है, m मतलब मैस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी 3 वाली, तो इस 3 वाली इक्वेशन को और ये जो 4 वाली है इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो दोनों को आमने सामने ले आएंगे और उसमें जो चीज़ें एक जैसी होंगी उनको कट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास दोनों तरफ आर था, ठीक है, तो ये दोनों जो आर हैं ये आपस में कैंसिल हो गए हैं, लेकिन इधर आर स्क्वायर था, इस वजह से एक आर नेक्स्ट बच गया है, और इधर mv² है, ze² है, 4πe0, और साथ में आर जो है वो एज इट यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे अब वो जो आर था उस आर को हमने क्या किया कि उस आर को यहाँ से हमने मूव करवा के उस आर को इधर ले गए, और यहाँ पे जो mv² था उसको उठा के हम नीचे ले आए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें चेंज करनी है। अभी होगा क्या कि z² है 4πe0 और mv² आ गया ऊपर, साथ में r आ गया। अब जो है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसको वो वाली इक्वेशन अभी हम अप्लाई करेंगे, mv/nh/2π, ये एंगुलर मोमेंटम है। जैसे ही ये आएगा तो उसके साथ इन दोनों को इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो v है वो स्क्वायर में हो, लेकिन यहाँ पे सिंगल v है, इस वजह से हम v को एक साइड पे रखेंगे, बाकी m और r को नीचे ले आएंगे, और इन दोनों का इस तरह से आप क्या करेंगे, v को साइड पे रखा, एम आर को नीचे लिया, और ये इस तरह इक्वेशन आपने सेट कर ली, इक्वेशन 8 बन गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन सबका स्क्वायर ले लेंगे, v², h² n² और 4π² m² एंड r², ठीक है। इस तरह से आपके पास 9 इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अभी आपने वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। जैसे ही वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आर को आपने एक साइड पे रखना है, बाकी यहाँ पे नीचे जो था आपने इधर इस जगह पे mv की जो था बल्कि v² उसकी वैल्यू पुट कर ली है। z² हो गया 4πe0 mn² h² और ऊपर h π, और साथ में जो है n² और साथ में r जो है बल्कि m² और r आ गया। अभी यहाँ पे कटिंग करेंगे, जो सेम होंगे उनको कट कर देंगे आपस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कटिंग हुई है वो एक इस आर की हो गई है, ठीक है, इस आर के साथ, लेकिन एक आर अभी बाकी है, उसके साथ 4π के साथ कटिंग हो गई, और m² था, एक m इधर कट गया और एक इधर कट गया, बाकी और कोई चीज़ नहीं कटती। तो इस वजह से बाकी जो है वो सीधा आ गया, जो 11 इक्वेशन है उसके अंदर चले जाएंगे। एंड उस इक्वेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, e0 h² और n², ये सारी चीज़ें हैं। तो नीचे जो है
देखिए कि हमारे पास क्या आया है, एक पाई बच गया है। पाई इस वजह से बचा था क्योंकि हमारे पास एक पाई जो है वो स्क्वायर में था, तो यहाँ पे एक पाई लगेगा, साथ में m लगेगा, z स्क्वायर लगेगा। और अब ये सारी चीज़ें मतलब ऊपर थी, अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर थी, लेकिन अब उनको हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। तो ऐसी क्यों? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास r था वो कट हो गया। ठीक है, जब वो कट हो गया तो हमने इस r को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर था, उस r को हमने रख लिया इधर। ठीक है, बाकी जो ये वाली चीज़ें थी इनको उठा के इधर ऊपर और वो वाली उठा के हम नीचे ले आए हैं और इधर साथ में r आ गया। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो सारी सेट हुई है, जिसको हम 11 इक्वेशन कहते हैं। ई नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर पाई m z ई स्क्वायर। और उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे n स्क्वायर को। तो n स्क्वायर को हमने क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे कर लेनी है। यहाँ पे r होगा तो 0.529 एमस्टोन और साथ में r आ जाएगा। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास r आएगा उसकी वैल्यू होगी 0.529 एमस्टोन। और ये जो a नॉट है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 10 -10 में अगर चली जाएगी तो ये इक्वल हो जाता है a नॉट यानी m स्टोन के बराबर हो जाता है। तो ये आ गई हमारी 13 इक्वेशन। यहाँ पे हमारा रेडियस जो है वो हमने फाइंड कर लिया है कि रेडियस क्या है और उसकी जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे निकाल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अल्लाह हाफिज़।